मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल, वहां इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर ये होली मिलन समारोह जो होने वाला है उसमें मौजूदगी रहेगी। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर राजधानी दिल्ली में दरअसल ये कार्यक्रम रखा गया है, होली मिलन समारोह जिसका आयोजन किया जा रहा है। और उसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए, होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। तो होली का त्यौहार है, मिलजुल कर इस सौहार्द से भरे, प्रेम और भाईचारे से भरे त्यौहार को मनाने के लिए ये सारी तैयारियां यहाँ पर की गई है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर ये होली मिलन समारोह जो आयोजित होना है उसमें सम्मिलित होने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। तो 14 मार्च को देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाने वाला है। इसके मद्देनजर आज ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर रखा गया है। यहाँ पर होली मिलन समारोह आज होना है। आज इसी में सम्मिलित होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। आंचल यादव हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्ट हो गई है। आंचल, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी का और कितने बजे से होली मिलन समारोह की शुरुआत होनी है, बताइए जरा। देखिए 12:30 से 1 बजे तक जो है पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की संभावना है। उससे पहले भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो होली मिलन का कार्यक्रम का जो कह सकते हैं कि शुरुआत होनी है अजय टम्टा के आवास पर दिल्ली में, वो तकरीबन 1 बजे से देखिए कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जिसमें जो है तमाम नेताओं के सम्मिलित होने की भी सूचना है। इसके साथ ही देखिए उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अक्सर धामी जी जो है वो दिल्ली दौरे पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भी आते रहते हैं। और जैसे कि पिछली बार आपने देखा होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले जो है दिल्ली दौरे पर रहे थे, जहां पर जब मंत्रिमंडल में कह सकते बदलाव के लिए या उसमें कुछ चेंजेस होने हैं, कुछ नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी देखिए दिल्ली के अंदर उन्होंने उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से भी मुलाकात की थी और लगातार जो है दिल्ली आते रहते हैं, जहां पर देखिए अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते हैं। फिलहाल देखिए जो आज का कार्यक्रम रहने वाला है वो एक कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कार्यक्रम है, होली मिलन समारोह में शामिल होंगे और जहां पर जो केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा है उनको होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आएंगे। और अक्सर आपने दिल्ली में देखा होगा कि जब होली का आगमन होता है तो अलग अलग नेताओं के घर पर होली की शुभकामनाओं के लिए जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी तर्ज पर देखिए अजय टम्टा ने होली मिलन समारोह बुलाया है, जिसमें क्योंकि अजय टम्टा खुद उत्तराखंड से आते हैं और ऐसे में उत्तराखंड के सीएम को न्योता दिया गया, जिसको उन्होंने बखूबी स्वीकार किया। और आज उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुष्कर सिंह धामी जो है अब से कुछ ही समय में जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं और फिर उसके बाद होली मिलन कार्यक्रम में शामिल। अच्छा, इसे होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद क्या यहीं से फिर वापस उनके प्रस्थान का कार्यक्रम है, उत्तराखंड वापस जाने का कार्यक्रम है, या फिर अन्य कुछ बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के हाईकमान के साथ भी मुलाकात संभव है? इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है आंचल? फिलहाल देखिए अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है केंद्रीय मंत्रियों से कुछ मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक होली मिलन कार्यक्रम का ही अभी तक ये सूचना मिली है कि उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अगर समय मिलता है कुछ केंद्रीय मंत्रियों से, शीर्ष नेतृत्व का किसी का समय मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में देखिए 4 धाम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है, वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि 4 धाम यात्रा से संबंधित अगर कुछ मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी का जो कार्यक्रम है वो केवल होली मिलन समारोह का है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका आंचल यादव, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे।
ग्रीन चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। तीर्थयात्री पुरखों की याद में पौधे लगाते नजर आएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है ये चारधाम यात्रा और इसको लेकर इस यात्रा के मद्देनजर इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा और स्वच्छता का ख्याल रखने के साथ साथ ये संदेश भी पहुंचाने का प्रयास होगा कि चारधाम यात्रा पर आए तो सही, लेकिन यहाँ पर गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। ये हम सब का दायित्व है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम सबको इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी। इस साल की चारधाम यात्रा को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता से जोड़ने के लिए इसीलिए इसे ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान का नाम दिया गया और इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपने पुरखों की याद में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही चारधामों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए खास तौर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। सीएम धामी ने 30 अप्रैल से शुरू होने वाली ये चारधाम यात्रा जिसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्च में विभागीय सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि यात्रा मार्गों पर सारी सुविधाएं पूरी हो। यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का भी संदेश दिया जा सके। पुष्कर नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्टेड हैं। पुष्कर, इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, जबरदस्त तैयारियां चल रही है। किस संदेश के साथ, किस मकसद के साथ इस चारधाम यात्रा का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, आपने सही कहा। उसके बाद जब तैयारियां तो जब कपाट हो जाते हैं नवंबर के महीने में, उससे भी जो यात्रा होगी तो तैयारियां जो है दूर दूर तक करता है। जब यात्रा जैसे अपने काफी यात्रा जाना जाएगा कि पर्यटन मंत्री गोपाल महाराज और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने वही पहल जो समझ रहे थे जो है उत्तराखंड उनको पहल यहाँ पे करने क्योंकि मार्च और अप्रैल मई जून जैसा आपने देखा कि मई अप्रैल की यात्रा नहीं हो जाती है। उसके बाद जो है हरियाणा की जंगल को करने के यानी इसको एक करने चलिए पुष्कर, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बात अगली अहम खबर की। क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सेमिनार वाडिया इंस्टीट्यूट में चल रहा है एक सेमिनार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण पर इस दौरान अपने विचार साझा किए। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से हो रहा ये सेमिनार जंगलों में दरअसल जो आग लग रही है उस पर भी चर्चा करने की बात इस सेमिनार के अंदर कही जा रही है, ताकि इसके कारणों पर गौर किया जा सके, इसके समाधान पर बात की जा सके। और वाडिया इंस्टीट्यूट में ये सेमिनार चल रहा है जिसमें पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। क्लाइमेट चेंज को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर ये सेमिनार हुआ। अभी ये सेमिनार चल ही रहा है और आगे इस सेमिनार के अंदर जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में जिस तरह से गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटनाएं सामने आती है उसको लेकर विचार रखे जाएंगे, सुझाव मांगे जाएंगे और जो कारण होते हैं उन कारणों पर कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे इस तरह की आग लगने की घटनाओं को रोका जा सकता है, किस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा होगी। वहीं लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी गठित की गई है। मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। हाईकोर्ट ने धामी सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
सरकार ने यह भी बताया कि समिति की पहली बैठक 22 फरवरी 2025 को हो चुकी है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इस मामले में की गई प्रगति की जानकारी दे जरा। अदालत ने 4 हफ्तों के बाद इस मामले में अगली सुनवाई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार सालों से लोकायुक्त की नियुक्ति को टाल रही है, जबकि लोकायुक्त कार्यालय के नाम पर हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में इसी बाबत शपथ पत्र भी पेश किया। और फिलहाल हाईकोर्ट ने धामी सरकार से इस मामले में 4 हफ्ते की डेडलाइन देते हुए जवाब मांगा है। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जरिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। साधु संतों ने, अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। उनका कहना है केदारनाथ भगवान का स्वरूप और उनका नाम किसी और अन्य स्थान पर दोहराया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। सीएम धामी का इस विवाद को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें इस मामले से जुड़े हुए कई पत्र मिले हैं। संबंधित प्रदेश को इस विषय में पत्र भेज दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया है कि वो भी इस मामले पर संज्ञान ले। अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहां की सरकारों को अग्रसातित करेंगे। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग बातें सामने आई है। कुछ 2027 में होने वाले हरिद्वार में कुंभ को अर्ध कुंभ कह रहे हैं, तो वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने होने वाले 2027 में अर्ध कुंभ मेले को कुंभ कह दिया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि ये कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें भी हो रही है। हरिद्वार में होने वाला कुंभ इस बार 2027 में जो होगा वो भव्य रहने वाला है। तो हरिद्वार में अर्ध कुंभ नहीं, 2027 में कुंभ का मेला ही लगेगा। बातचीत जारी है और अभी क्योंकि हमारा जो एक कुंभ होने वाला 2027 में, इससे पहले की प्राथमिक बैठकें हमने को बैठकें होनी है। ये सारी बैठकें, क्योंकि अभी तो 2025 है, 2027 और 25 के बीच में लगभग 2 साल का हमारे पास समय है। संतों पूजनीय संतों से भी हम मिलेंगे, सभी अखाड़ों से हम लोग मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्राथमिक बैठक ले चुके हैं, हम लोग लगातार उन बातचीत कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और अनेकों बार जब भी हमें मौका मिलेगा, जहां भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है, जो संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूज्य संतगण हैं, सभी से हम चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम निर्णय लेंगे। चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और ज्यादा सुगम बना दिया गया। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया, चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, चाहे वो प्रदेश की हो या फिर बाहरी हो। बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत करके रोटेशन सिस्टम लागू किया गया है। आरटीओ सुनील शर्मा के मुताबिक ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा। ये चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से मौसम को लेकर नई अपडेट जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि आगे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 13, 14 और 15 मार्च में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक इसमें अधिकांश गढ़वाल के जिले शामिल है, साथ ही कुमायूं के भी कुछ जिले शामिल है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना है।
13-14 को जा रहे हैं, जो होली का भी टाइम है 13-14 तारीख में, तो आपको कुछ जगहों तक में जो है प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। बल्कि ये कहूँगा कि जैसे गढ़वाल रीजन है तो उसमें अनेक जगहों तक, और अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट उनमें अनेक जगहों तक, बाकी जो कुमाऊं रीजन में आप कह सकते हैं कुछ जगहों तक में वहाँ पर भी मिलेगी हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश, इस तरह के ज़्यादा है। एका दुका जगहों में मॉडरेट तक की रेन भी जो है वो मिल सकती है। तो 13, 14, 15 इस तरह की एक्टिविटी है। तो जो अभी तापमान थोड़े बढ़े हुए हैं 1-8 डिग्री, तो अभी 1-2 दिन में और आप देखेंगे कि उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन जब बारिश की एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर वापस जो है वो सामान्य के आसपास आ जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि शुरू में भी मार्च के या फरवरी एंड में हमको एक अच्छी स्पेल मिली थी, उससे जो टेम्परेचर थोड़े बढ़ रहे थे तो वो भी ख़त्म हुआ, वो भी सामान्य के आसपास आ गए थे फिर उसके बाद से। और अभी भी तापमान देखें तो कुछ जगहों में बिल्कुल सामान्य के आसपास है। हाँ, कुछ स्टेशन है जहाँ पे कि थोड़ा 1 से 2 डिग्री तक जो है वो सामान्य से ऊपर है, 2 डिग्री तक के आसपास आप कह सकते हैं। विश्व पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों के लिए गुलजार हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं औली की हसीन वादियों का दीदार करने के। अभी भी औली की हसीन वादियों में कई कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ का रुख कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि आजकल औली में जो मौसम है वो भी खुशनुमा हो चला है। चटक धूप के साथ पर्यटक बर्फ के साथ साथ भी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों और मज़ारों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर चुकी है। इसी के तहत हरिद्वार और कुछ अन्य इलाकों में कार्रवाई की गई। इससे कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। हरिद्वार जिले में अवैध मज़ार के खिलाफ सिंचाई विभाग ने सख्त रुख अपनाया। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई अवैध मज़ार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, और अगर 10 दिनों में नोटिस का उचित जवाब नहीं दिया गया तो बुलडोजर चलना तय है। सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध मज़ार हटाए जाने की तैयारियां हो रही है। देखिए, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पे एक अवैध मज़ार का निर्माण किया गया, जो कि सिंचाई विभाग की जगह पे बताई गई थी, इसके संबंध में हमारे द्वारा पुनर्वास सिंचाई, उत्तराखंड सिंचाई, यूपी सिंचाई तीनों को सूचित करा गया था। यूपी सिंचाई के द्वारा उस समय वहाँ नोटिस भी दिया गया है और चिपका भी दिया गया है, जिसके अंदर 10 दिन का समय दिया गया है। तो जैसे ही नोटिस का पीरियड खत्म होता है, वहाँ पे जितनी पर्याप्त पुलिस मात्रा की आवश्यकता होगी उस हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, नोटिस देने के बाद देखिए, अभी इस तरह का कोई विवाद संज्ञान में नहीं आया है और इसमें विभागीय कार्रवाई क्योंकि शुरू हो चुकी है, तो जैसे भी नोटिस पीरियड खत्म होता है तो उसको जो भी अवैध मज़ार है उसको हटा दिया। देखिए, ये तो एक निरंतर कार्रवाई है। अवैध कब्जे होते रहते हैं बहुत सारी हमारी जगह, क्योंकि ये मेला क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारी जगह हमारी खाली है, सिंचाई विभाग की, उत्तर प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, कई जगह हमारी खाली रहती है। इस वजह से कई जगह झुग्गी झोपड़ियां बन जाती हैं, कुछ लोग अवैध अपनी संरचना बना लेते हैं, तो उसको जो हटाने का जो विधिवत कार्रवाई होती है, पर्याप्त नोटिस का पीरियड देने के बाद उसको हटाया जाता है। चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए हरिद्वार एआरटीओ प्रशासन ने तैयारियां तेज की। इस बार 10,000 से ज्यादा वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का जो टारगेट रखा गया, जिससे यात्री वाहनों की पार्किंग और हेल्प डेस्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है ग्रीन कार्ड जारी करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पूर्व योजना पर काम हो रहा है। 10,000 ग्रीन कार्ड हरिद्वार एआरटीओ द्वारा जारी किए जाएंगे। बीते साल की तुलना में बात की जाए इस बार की, तो चारधाम यात्रा के दौरान अधिक वाहनों के पंजीकरण की संभावना है, जिससे एआरटीओ प्रशासन पर इस बार अतिरिक्त दबाव रहने वाला है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस अतिरिक्त दबाव को झेलने के लिए, इससे डील करने के लिए तैयारियां पुख्ता है। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। इस मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा, मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए पहल की गई। जहां छात्रावास में रह रहे छात्रों की जानकारी सीधे मुख्यालय से सीसीटीवी के माध्यम से देखी जा सकेगी। सीधे तौर पर छात्रों की समस्याओं से भी मुख्यालय रूबरू हो सकेगा। मैं आपको अपडेट कर दूं, ये मात्र छात्रावास नहीं है। सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम है हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं, और जो भी और हमारी संस्थाएँ हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है,
इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। अब अभी हमने एक युद्ध स्तर पर काम करते हुए वेरिफिकेशन किया था और करीब 4 दिन में ही सचिव साहब के निर्देशन में करीब 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर समेत 20 गांव को जोड़ने वाली उर्गम घाटी की लाइफलाइन हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से गुस्साए युवाओं ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर 14 करोड़ की लागत से सड़क का सुधारीकरण होना है, जो कि मार्च में पूरा किया जाना है। युवाओं के साथ पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने पूरी सड़क का निरीक्षण किया, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद वहां युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।